हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 19 में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, इस सेशन में हम एक सवाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जबकि आगे के 4 सवाल विविध के पोर्शन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यकृत शोध B विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। यकृत शोध C का टीका होता है जबकि यकृत शोध B का कोई टीका नहीं होता। सार्वभौम रूप से यकृत शोध B और C विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, या फिर यकृत शोध B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इसका सही जवाब है ऑप्शन B। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यहाँ सवाल हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV पर पूछा गया है। फ्रेंड्स, इस सवाल में या इसी तरह के दूसरे सवालों में हमें एक बात पर ध्यान जरूर देना होता है, और वह है कि कहीं सवाल में गलत विकल्प चुनने के लिए तो नहीं कहा गया। इसलिए ध्यान दें कि हम जल्दबाजी में कहीं सही विकल्प ना चुन बैठें और उत्तर दे दें। ओके, सो हम एक एक कर इन तीनों वायरस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस B के बारे में जानते हैं। WHO के मुताबिक हेपेटाइटिस B एक वायरल इन्फेक्शन है जो इंसान के लिवर यानी यकृत पर अटैक करता है, जिससे इंसानों में एक्यूट और क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं। क्रोनिक डिजीज में हम हृदय से जुड़े रोग या कैंसर को रख सकते हैं। इस वायरस का ट्रांसमिशन कुछ तरीकों से होता है या हो सकता है। पहला, सामान्यतः प्रसव या जन्म के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिशन। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों के बाद। चौथा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रही सुई से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट करने से। हेपेटाइटिस B से ग्रसित लोगों की बात करें तो WHO ने इस बात को माना है कि 2015 के दौरान इस वायरस में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 257 मिलियन थी। हालांकि 2019 के आते आते इस संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसकी वजह यह है कि इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन मौजूद है जो कि काफी इफेक्टिव भी है। इसलिए दूसरा विकल्प गलत है और यही हमारे इस सवाल का उत्तर भी होगा। HIV एड्स की बात करें तो यह भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और जिससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसमें एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। तब इंसान की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। HIV के ट्रांसमिशन की बात करें तो यह लगभग वैसा ही होता है जैसे हेपेटाइटिस B होता है, यानी HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने, HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से, उपयोग में लाई जा चुकी सुई के उपयोग से या संक्रमित मां से गर्भकाल, जन्म या स्तनपान से बच्चे को होता है। इसलिए एक कथन सही है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के अंत तक इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या लगभग 38 मिलियन थी, जो कि हेपेटाइटिस B के मुकाबले कई गुना कम है। इसलिए C भी सही है। HIV एड्स के संबंध में एक बात अभी भी चिंता करने वाली है कि ना तो इससे क्योर होने का कोई तरीका है और ना ही कोई वैक्सीन अभी तक इसके लिए बनाई जा सकी है। आखिरी में आते हैं हेपेटाइटिस C पर। हेपेटाइटिस C भी एक वायरस है और यह लीवर कैंसर का एक बड़ा कारण है।
इसके ट्रांसमिशन के भी लगभग वही कारण है जो हेपेटाइटिस बी के हैं, लेकिन बड़ा फर्क यह है कि इसके इलाज के लिए हेपेटाइटिस बी की उलट कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसलिए बी विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ कथन जस्ट उल्टा लिखा गया है। हालांकि दोनों वायरस में समानता यह है कि दोनों ही वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में उसके लक्षण लंबे समय तक दिखाई ही नहीं देते, इसलिए डी कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटैड, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हम देखते ही हैं कि लगभग हर साल यूपीएससी किसी रिपोर्ट या इंडेक्स पर सवाल पूछता है। इसमें हमें मेनली दो बातें याद रखने वाली होती हैं। एक वह है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है और दूसरी बात उसमें जो इंडेक्स जारी होता है उसके मुख्य मानक क्या होते हैं। हालांकि हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि भारत की स्थिति में कोई बड़ी गिरावट या सुधार हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, हम फिर से सवाल पर आते हैं। बता दें कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। इसे पहली बार 1979 में जारी किया गया था। इसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता और इकोनॉमिक ग्रोथ का असेसमेंट किया जाता है। इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स जारी होता है, वह 4 मुख्य पिलर्स और 12 गौण पिलर्स के असेसमेंट पर बेस्ड होता है। पहला, उपयुक्त वातावरण का निर्माण यानी एनेबलिंग एनवायरनमेंट में संस्थान यानी इंस्टीट्यूशंस, अवसंरचना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना, समष्टि आर्थिक स्थायित्व यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा, मानव पूंजी, स्वास्थ्य और कौशल। तीसरा, बाजार यानी मार्केट्स में उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्त प्रणाली और बाजार का आकार। चौथा, नवाचार पारितंत्र, इसमें व्यापार गतिशीलता यानी बिजनेस डायनेमिज्म और नवाचार योग्यता यानी इनोवेशन कैपेबिलिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स जारी करता है, जैसे फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट, रीजनल रिस्क्स फॉर डूइंग बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, साइबर रेजिलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी यानी जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत होता है, यह जीव डीजल का संधारणीय स्रोत है, यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, या फिर यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी हिमालयी बिच्छू बूटी वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दरअसल 2017 में हिमालयन नेटल पर अखबारों में कुछ आर्टिकल आए थे। डाउन टू अर्थ में छपे एक आर्टिकल में जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया का जिक्र किया गया था। बता दें कि जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया हिंदू कुश हिमालय के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। यह एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है। बताया जाता है कि पश्चिमी नेपाल में अवस्थित एक जिले में एक बस्ती है। यहाँ के समुदाय को खार समुदाय कहते हैं। यहाँ के लोग इस प्लांट की मदद से फैब्रिक बनाते हैं, जो स्थानीय स्तर के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचे जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अलियार, इसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, भूमिगत गुफा तंत्र या फिर जल भंडार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जल भंडार। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह क्वेश्चन भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चर्चा में रहे कुछ टर्म्स को बेस बनाकर यह सवाल बनाया गया। बता दें कि यहाँ पूछे गए तीनों ही टर्म्स अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद जल भंडार से रिलेटेड हैं। अलियार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अवस्थित एक गांव है
इसी नाम से यहाँ एक रिजर्वायर भी है। ईसापुर डैम महाराष्ट्र के पेनगंगा नदी पर बना हुआ है। बात करें कंसाबती की तो यह जल भंडार परियोजना पश्चिम बंगाल में है, जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। दूसरा, अनकैक अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। तीसरा, राष्ट्र पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी अनटॉक की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। चौथा, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अनकैक और अनटॉक दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केवल दूसरा और चौथा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, इस सवाल को हम अगर देखें तो बड़े ही लंबे चौड़े कथन इसमें बनाए गए हैं, लेकिन हमें यह देखकर सवाल को छोड़ना नहीं है। एक बात ध्यान रहने योग्य बात हमेशा यह रहती है कि कथन जितने लंबे होंगे उनमें क्लू भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ऐसे कथनों को ध्यान से जरूर पढ़ें। इस सवाल में एक और सहूलियत यह है कि इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चौथे कथन को अगर छोड़ दें तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन 3 विकल्पों में मौजूद है। इसलिए सवाल पर लौटते हैं। यहाँ मेनली हमसे संयुक्त राष्ट्र की 3 कन्वेंशन यानी संस्थाओं अनकैक, अनटॉक और UNODC के बारे में पूछा गया है। हम एक एक कर तीनों के बारे में जानेंगे। पहले अनकैक यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह UN का ऐसा कोई कन्वेंशन है जो करप्शन की रोकथाम से रिलेटेड है। बता दें कि यह वैश्विक स्तर पर एकमात्र एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है और जो लीगली बाइंडिंग भी है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ सही हो जाता है। बता दें कि इस कन्वेंशन में भारत भी एक सदस्य देश है। दूसरी बात, इस कन्वेंशन का संबंध किसी तरह की तस्करी को रोकने से नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने से है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। इस कन्वेंशन में भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से 5 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है: रोकथाम उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की रिकवरी और तकनीकी सहायता एवं सूचना का आदान प्रदान। संपत्ति की रिकवरी में ही संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना शामिल है, इसलिए जो तीसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि वह अनकैक से रिलेटेड है, ना कि अनटॉक से। अब हम अनटॉक यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फ्रेंड्स, इस कन्वेंशन के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि यह एक ऐसा कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए है। इसे साल 2000 में एक रेजोल्यूशन 55/25 के जरिए अडॉप्ट किया गया था। इस कन्वेंशन में 3 प्रोटोकॉल हैं। 1, मानव तस्करी खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामलों को रोकने, तस्करी का दमन करने और उन मामलों में सजा दिलवाने के लिए प्रोटोकॉल। दूसरा, भूमि, समुद्र या वायु मार्ग के माध्यम से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल। इसलिए पहला कथन गलत है, क्योंकि प्रोटोकॉल अनटॉक से रिलेटेड है, ना कि अनकैक से। तीसरा, फायर आर्म्स जैसे तोपों, बंदूकों आदि के गैर कानूनी विनिर्माण, उनका या उनके पार्ट्स या गोला बारूद की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल। आखिरी में हम UNODC के बारे में जानेंगे ताकि आखिरी कथन को भी देखा जा सके। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UN की ही एक बॉडी है जिसे दुनिया को
ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन और टेररिज्म से बचाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। यूएन का यह कार्यालय इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सदस्य देशों में सतत विकास लक्ष्यों 2015 से 30 का सही दिशा में क्रियान्वयन हो रहा है। इसके अलावा हमने जो 2 कन्वेंशन डिस्कस किए हैं उनके कार्यान्वयन में सहयोग करना भी इस कार्यालय की जिम्मेदारी है, इसलिए चौथा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।